Hello everybody, I am Akriti Kuthyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll be discussing the subject steel structure design using limit state method. We'll continue with the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've discussed an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members, we've completed analysis of I-section, single angle strut, and double angle strut. We've discussed numerical problems based on all three. Then, in design of axially loaded compression members, we've covered numerical problems based on design of an I-section and single angle strut, and numerical problems on it. So in this lecture, we'll be discussing another numerical on design of compression members where we'll be discussing how to design a double angle discontinuous strut. So design a double angle discontinuous strut to carry a factored load of 135 kN resulting from a combination of wind load. The length of the strut is 3 meters between intersections. The two angles are placed back to back with long leg connected and are tack bolted. Use Fe 410 grade steel. Angles are placed on the opposite side of a 12 mm gusset plate, and in the other case angles are placed on the same side of a 12 mm gusset plate. तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस दे रखे हैं. हमें गिवन है कि Fe 410 ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं तो Fu की वैल्यू कितनी हो जाएगी 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर और Fy की वैल्यू हो जाएगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर. हमें यहाँ पे फैक्टर्ड लोड दे रखा है और बोला है कि फैक्टर्ड लोड ऑफ 135 किलो न्यूटन इज यूज्ड, और ये कहाँ से बना है, कहाँ से आया है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ विंड लोड्स. पर क्योंकि लोड जो है हमारे पास फैक्टर्ड फॉर्म में गिवन है तो हमें ये फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि ये लोड कॉम्बिनेशन ऑफ विंड लोड से आया है कि लाइव लोड से आया है, क्योंकि हमें ऑलरेडी फैक्टराइज्ड वैल्यू दे रखी है. अगर अनफैक्टर्ड लोड होता तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि फिर हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल ढूंढना था जिससे हम लोड को फैक्टराइज कर सकते. बट क्योंकि यहाँ फैक्टर्ड लोड है तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ PU इज इक्वल टू 135 किलो न्यूटन. नेक्स्ट हमारे पास है गिवन द लेंथ ऑफ द स्ट्रट इज 3 meters बिटवीन इंटरसेक्शंस. तो आपके पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दे रखा है मेंबर का, या आप बोल सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ दे रखी है मेंबर की, एंड दैट इज इक्वल टू 3 meters, जिसे मैं 3000 millimeters भी लिख सकती हूँ. फिर हमें बोला गया है कि आपने जो एंगल्स हैं, एक तो हम डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट डिजाइन कर रहे हैं तो हमें पता है कि कितने एंगल्स होंगे, 2 एंगल्स हम यूज करेंगे, ये तो क्लियर है. साथ में ये 2 एंगल्स बैक टू बैक प्लेस्ड हैं और जो भी एंगल आप चूज करेंगे यही हमारे डिजाइन का फंक्शन होता है, या यही हमारे डिजाइन का एम होता है कि आपने सिलेक्ट करना है कि कौन सा एंगल आप चूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं. या तो उसमें जो भी लॉन्गर लेग होगी वो आप किससे कनेक्ट करेंगे, वो आप कनेक्टेड रखेंगे, और जो शॉर्टर लेग है वो आप आउटस्टैंडिंग रखेंगे. आप टैग बोल्टिंग यूज कर सकते हैं, पर हमने देखा है कि टैग बोल्टिंग जो है हमारी डिजाइन कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं करती. वेदर योर एंगल्स आर टैग बोल्टेड और नॉट, डिजाइन कैलकुलेशन वैसी ही रहेगी. अब फर्स्ट केस में आपको बोल रखा है कि ऑपोजिट साइड्स पे प्लेस्ड है गसेट प्लेट के, गसेट प्लेट की थिकनेस दे रखी है विच इज इक्वल टू TG इज इक्वल टू 12 mm. और सेकेंड केस में आपको क्या बोल रखा है कि इट इज प्लेस्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट. तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे. A double angle discontinuous strut is designed using the clause 7.1.2.1. तो हम इस क्लॉज को यूज करके डिजाइन करेंगे, जबकि हम सिंगल एंगल स्ट्रट जो है वो डिजाइन करते थे यूजिंग क्लॉज 7.5.1.2. सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारी डिजाइन का, तो स्टेप 1 इज अज्यूम अ स्लेंडरनेस रेशो KL/R. तो हम इसे अज्यूम कर रहे हैं 110. अब मल्टीपल्स ऑफ 10 में अज्यूम करेंगे ताकि हमें जो टेबल 9 है, चाहे A, B, C या D कोई भी आप टेबल यूज करें, टेबल 9 का, आपके पास डायरेक्टली FCD की वैल्यू आ जाए, क्योंकि अभी हम सिर्फ अजम्पशन स्टेज में हैं. अब जो ये अजम्पशन हमने की है ये 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए, क्योंकि एज पर टेबल 3
a member carrying compressive load resulting from dead load and imposed load should be greater than should be maximum value of slenderness ratio should be equal to 180. तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं इस वैल्यू को लेस देन 180. आपका अजम्पशन ठीक है तो आप इसे सिंपली सेफ बोल सकते हैं. अब बकलिंग क्लास हमें पता है कि एंगल सेक्शन के लिए और बिल्टअप सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास क्या होती है, सी. तो यहाँ पे हम एंगल सेक्शंस यूज कर रहे हैं इसलिए हमारी बकलिंग क्लास क्या हो जाएगी, बकलिंग क्लास विल बी इक्वल टू सी. अब यूजिंग टेबल 9C, टेबल 9C क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बकलिंग क्लास सी है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें FCD फाइंड आउट करना है फॉर KL/R इक्वल टू 110 एंड FY इक्वल टू 250, क्योंकि हमें FE 410 ग्रेड स्टील दे रखा है. तो अगर आप टेबल 9C देखें, हमारे पास 110 KL/R के लिए और FY 250 के लिए 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर FCD की वैल्यू आती है. तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं FCD इज इक्वल टू 94.6. अब ये वैल्यू कैसी है, ये अज्यूम्ड वैल्यू है. इस वैल्यू की हेल्प से हम रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो रिक्वायर्ड एरिया इज PU अपॉन FCD. PU की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 135 किलो न्यूटन, जिसे हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे. और FCD हमें दिया है 94.6. तो ये कैलकुलेट होके आता है 1427 mm स्क्वायर. तो हमें कितना एरिया चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 1450 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया हमें चाहिए. अब हम स्टील टेबल्स की हेल्प से कोई सेक्शन चूज करेंगे जो इस एरिया की वैल्यू का होगा. अगर हम स्टील टेबल्स देखें तो हमारे पास काफी सेक्शंस हैं जो इस एरिया के वैल्यू के आसपास हैं, बट हमने चूज किया है ISA 65/65/8 mm. और हम इसे चेक करेंगे कि ये हमारे इस पर्टिकुलर लोड को सस्टेन करने के केपेबल है कि नहीं. तो अब स्टील टेबल से हम इसकी बाकी डिटेल्स नोट डाउन कर लेंगे. इसका एरिया, ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू 976 mm स्क्वायर. वैसे ही इसकी CXX और CYY की वैल्यू इक्वल है एंड इज इक्वल टू 18.9 mm. मैं डायरेक्टली वैल्यू स्टील टेबल से mm में लिख रही हूँ. सो स्टील टेबल से हमने IXX और IYY, IUU, IVV की वैल्यू नोट डाउन कर ली है mm टू द पावर 4 में. वैसे ही रेडियस ऑफ जायरेशन RXX इक्वल टू RYY की वैल्यू नोट डाउन करी है, RUU और RVV की वैल्यू नोट डाउन करी है. अब हम इन्हें अपने क्वेश्चन में गिवन केसेस की तरह अरेंज करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यूज हमने स्टील टेबल से ली है ये तो सिर्फ एक एंगल के लिए है, बट हम क्या डिजाइन कर रहे हैं, हम डबल एंगल डिजाइन कर रहे हैं. तो हमें उसे मॉडिफाई करना होगा इन वैल्यूज को, ताकि हमारे डबल एंगल के लिए सेटिस्फाई हो सके. तो हम यूज करेंगे दो ISA 65/65/8. फर्स्ट केस है एंगल्स आर प्लेस्ड ऑन द ऑपोजिट साइड. तो यहाँ पे सेंटर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये गसेट प्लेट है और इस गसेट प्लेट के ऑपोजिट साइड्स पे आपके एंगल्स प्लेस्ड हैं जो हमने चूज करे हैं. हम यहाँ पे इक्वल एंगल्स चूज कर रहे हैं, तो कनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग सेम रहेगी. अगर आप अनइक्वल एंगल चूज करते हैं तो आप कनेक्टेड लेग जो है वो लॉन्गर लेग रखेंगे और आउटस्टैंडिंग लेग को शॉर्टर लेग रखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया है और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं हमारे लिए एडवांटेजेस होता है. सो इस एंगल को जब आप यूज करते हैं या इस कॉम्बिनेशन को, तो आपके पास एरिया इंक्रीज कर जाएगा, दो एंगल्स का एरिया हो जाएगा. तो 2 into area of one angle, which is 976 mm. This calculates to be equal to 1952 mm square. ये क्या है, आपके प्रोवाइडेड एरिया, आपने कितना एरिया प्रोवाइड किया, और इसे हम थोड़ी देर के लिए A डैश भी से भी डिनोट करेंगे. सो A डैश इज इक्वल टू 1952 mm स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप है हमारा टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन. अब हमें एनालिसिस से पता है कि हम XX एक्सिस और YY एक्सिस दोनों के डायरेक्शन में रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करेंगे, और जो भी रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास मिनिमम आएगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे. तो अगर मैं XX डायरेक्शन के रेडियस ऑफ जायरेशन को
xx डैश बोलूं तो हम बोल सकते हैं इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स। अब ये मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अगर आप दोनों एंगल ध्यान से देखें तो दोनों एंगल्स का जो एक्स एक्सिस है जहां से सेंट्रॉइड पास कर रहा है, दोनों एक्सिस के वो क्या रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम एक्सिस के अबाउट पास कर रही है। तो आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्योंकि दो एंगल्स यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्टील टेबल से हमें पता है कि आई एक्स एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू 37.4 इंटू 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4। तो यहाँ पे हम आई एक्स एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे ही हमारे पास आर एक्स एक्स डैश कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है, आप आई एक्स एक्स डैश अपॉन ए डैश, मतलब जो डबल एंगल है उसका मॉड्यूलस, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ द सेक्शन। तो ये हो जाएगा आई एक्स एक्स डैश को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू आई एक्स एक्स अपॉन ट्वाइस ऑफ ए। तो ये हमारे पास वैल्यू आती है इक्वल टू 19.58 mm। तो मेरे पास एक्स एक्स डायरेक्शन में रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया है इक्वल टू 19.58 mm। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे वाई वाई डायरेक्शन के लिए। जब हम वाई वाई एक्सिस को कंसिडर करते हैं तो दोनों ही एंगल्स का जो सीजी है वो y1 एक्सिस पहले एंगल के लिए और y2 एक्सिस दूसरे एंगल के से पास कर रहा है। पर जब आप कंबाइन देखें इनको तो ये वाई वाई एक्सिस से इसका सीजी पास करेगा। तो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी होगी ताकि हम ये नया सीजी निकाल सकें इस पूरे सेक्शन का, और ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो ये डिस्टेंस जो है वाई टू एक्सिस तक, वाई टू एक्सिस तक, इसको हम बोल सकते हैं सी वाई वाई, और थिकनेस ऑफ द गसेट प्लेट इज इक्वल टू टी जी दैट इज 12 mm। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। सो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा सी वाई वाई प्लस टी जी बाय 2 के इक्वल। मतलब हम सेंटर ऑफ द गसेट प्लेट से स्टार्ट करते हैं और इस y2 एक्सिस तक चलते हैं। तो ये डिस्टेंस गसेट प्लेट के फेस से डिस्टेंस सी वाई वाई है, और क्योंकि हम y एक्सिस सेंटर ऑफ द गसेट प्लेट पे ले रहे हैं तो ये छोटा सा डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टी बाय 2, यहाँ पे जो मैंने येलो से शेड किया है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, सी वाई वाई प्लस टी जी बाय 2। अब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं, आई वाई वाई डैश विल बी इक्वल टू आई वाई वाई प्लस एरिया, एक एंगल का एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सी वाई वाई प्लस टी जी बाय 2 इनका स्क्वायर। और क्योंकि हमारे पास दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स के लिए सेम पैरेलल एक्सिस यूज होगी, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, सो आई वाई वाई डैश आता है इक्वल टू 195.8 इंटू 10 टू द पावर 4 mm टू द पावर 4। अभी हमारे पास आई वाई वाई की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आर वाई वाई डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। आर वाई वाई डैश क्या होगा, आई वाई वाई डैश अपॉन ए डैश का स्क्वायर रूट। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो आर वाई वाई डैश की वैल्यू आएगी इक्वल टू 31.67 mm। तो हमारे पास अब आर एक्स एक्स डैश भी है और आर वाई वाई डैश भी है। जो भी वैल्यू मिनिमम है उसे हम आर की तरह यूज करके आगे की कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो इससे हमारी मिनिमम वैल्यू आई इक्वल टू 19.58 mm। अब नेक्स्ट स्टेप है इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने का। हमने एनालिसिस में देखा था कि डबल एंगल स्ट्रट के लिए हम फैक्टर यूज कर सकते हैं 0.85 का इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए। तो 0.85 इंटू एल, एल हमें क्वेश्चन में 3000 mm दे रखा है, सो दिस विल बी इक्वल टू 2550 मिलीमीटर्स। अब हम सिंपली के एल बाय आर कैलकुलेट कर सकते हैं। के एल इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ जो हमने अभी कैलकुलेट करी 2550, और आर मिनिमम कितना कैलकुलेट किया था 19.58। तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आती है इक्वल टू 130.235,
और हमें पता है कि हम Fe 410 ग्रेड स्टील यूज कर रहे हैं, तो Fy की वैल्यू कितनी होगी 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ से हम टेबल 9C को यूज करके FCD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम टेबल 9C इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि बकलिंग क्लास क्या है, इक्वल टू C। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस KL/R की वैल्यू के लिए इंटरपोलेशन कर सकते हैं, बट टाइम सेव करने के लिए हम सिंपली इसको क्या ले सकते हैं, KL/R मिनिमम को मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 130 अज्यूम कर रही हूँ। एक्चुअल में आपको इंटरपोलेशन करनी होगी, बट जस्ट टू सेव टाइम, क्योंकि मुझे 130 के लिए डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी, मैंने इसे अज्यूम कर लिया है 130। तो यहाँ पे 250 के लिए आपके पास वैल्यू है 74.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मेरे पास FCD की वैल्यू आ गई टेबल 9C से 74.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर आप फील्ड के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सजेस्टेड है कि आप इंटरपोलेशन यूज करें और प्रॉपर मेथड से कैलकुलेशन करें। यहाँ पे जस्ट टू सेव टाइम मैंने 130.235 को अप्रोक्सीमेटली 130 मान लिया है, ताकि मुझे डायरेक्टली टेबल 9C से FCD की वैल्यू मिल जाए। अब सिंपली हमें क्या करना होगा, हमें क्लॉज 7.1.2 यूज करके डिजाइन स्ट्रेंथ PD कैलकुलेट करनी है, विच इज इक्वल टू AE इंटू FCD। सो AE हमारे पास AG के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1952, और FCD अभी हमने कैलकुलेट किया था 74.3। तो PD कैलकुलेट होके आता है हमारे पास 145 किलो न्यूटन, अगर मैं इसको 10 टू द पावर -3 से भी मल्टीप्लाई कर दूं ताकि डायरेक्टली वैल्यू किलो न्यूटन में आए। ये हो गई हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर, जो भी हमने सेक्शन चूज किया है। अब ये वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन 135 किलो न्यूटन जो हमारे मेंबर पे एक्ट कर रही थी, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये आई सेक्शन क्या है, सेफ है। पर अगर आप देखें तो हम बहुत ज्यादा 10 किलो न्यूटन का डिफरेंस है इन वैल्यूज में, और अगर आप इसे इकोनॉमिक करना चाहते हैं तो आप कोई और सेक्शन चूज कर सकते हैं जिसका एरिया स्लाइटली कम हो, ताकि आप एक इकोनॉमिक सोल्यूशन पे आ सकें। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इकोनॉमिक डिजाइन नहीं करते, हमें सिर्फ सेफ डिजाइन करना होता है। तो अगर आपका सेक्शन अनइकोनॉमिकल भी है बाय चांस एग्जाम में, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका सेक्शन सेफ होना चाहिए। अगर ये वैल्यू PU was not less than PD, या फिर अगर मैं लिखूं कि PU was greater than PD, तो आपको क्या करना होगा, रीडिजाइन करना होगा। रीडिजाइन मतलब आप फिर से सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और आपको पूरी कैलकुलेशन फिर से करनी होगी। तो यहाँ आई कैन राइट प्रोवाइड 2 ISA 65/65/8 एंगल्स ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट। तो ये सेफ है डिजाइन। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जहां पे हमें सेम साइड पे प्रोवाइड करना है गसेट प्लेट के अपना एंगल। यहाँ पे जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेश क्वेश्चन हम एक नया डिजाइन करेंगे, हम नया एक एंगल सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। सो इस क्वेश्चन को शुरू से स्टार्ट करते हुए हमारे पास गिवन क्या है, FU इज इक्वल टू 410, FY इज 250, PU इज इक्वल टू 135 एंड L इज इक्वल टू 3 meters, that is equal to 3000 mm. आप TG मतलब thickness of gusset plate is equal to 12 mm. ये सारी values हैं, तो हम starting से start करेंगे, that is assume a slenderness ratio KL/R equal to 110। अगर आप चाहें तो आप सेम सेक्शन भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसी कंपल्शन नहीं है कि आपको नया डिजाइन करना है। आप सेम सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के लिए वो सेफ है कि नहीं है। यहाँ पे KL/R हमने अगेन 110 चूज किया है। बकलिंग क्लास फिर से हमारे पास C हो जाएगी, तो FCD की वैल्यू टेबल 9 से हमारे पास आती है इक्वल टू 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब हम रिक्वायर्ड एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, विच विल बी गिवन बाय PU बाय FCD। PU is 135 into 10 to the power 3 न्यूटन और FCD हमने 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैलकुलेट किया है। तो ये वैल्यू आती है रिक्वायर्ड एरिया की 1427 mm स्क्वायर। अब ये ध्यान दीजिए कि ये दो एंगल्स के लिए रिक्वायर्ड एरिया आ रहा है,
पर हमें तो स्टील टेबल्स में एक ही एंगल दिया होगा, तो हम इसका हाफ कर सकते हैं। हाफ क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 714 mm²। स्टील टेबल्स में हम ये वैल्यू ढूंढेंगे या इसके आसपास की वैल्यू ढूंढेंगे ताकि हम सेक्शन सिलेक्ट कर सकें। सो हम अज्यूम कर सकते हैं सेक्शन ISA 70 by 70 by 6 mm। अब इस सेक्शन की हम प्रॉपर्टीज ले सकते हैं स्टील टेबल से, विच आर gross area equal to 806 millimeter square, CXX और CYY are equal to 19.4 millimeter, IXX और IYY equal है and therefore they equal to 36.8 into 10 to the power 4 millimeter to the power 4। तो ये सारी जो वैल्यूज हैं ये हमारे पास एक एंगल के लिए दी गई हैं स्टील टेबल में। क्योंकि हम दो एंगल्स यूज कर रहे हैं तो हमें एरिया प्रोवाइडेड कैलकुलेट करना होगा। तो हम कितना एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं, इट विल बी डबल ऑफ 806। तो मैं इसको A डैश बोल सकती हूँ, विच इज इक्वल टू 2 into 806 एंड इज इक्वल टू 1612 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए था 1427 मिलीमीटर स्क्वायर, हम प्रोवाइड कर रहे हैं 1612 मिलीमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमें एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में कैलकुलेट करना होगा क्योंकि एक बिल्ट अप सेक्शन है। आप देख सकते हैं कि एक एंगल ऊपर को अटैच्ड है और एक एंगल नीचे को अटैच्ड है। यहाँ पे x1 जो एक्सिस है वो फर्स्ट एंगल के CG से पास कर रहा है और x2 एक्सिस सेकेंड एंगल के CG से पास कर रहा है। बट जो पूरा ये बिल्ट अप सेक्शन है उसका जो x एक्सिस की तरफ CG होगा वो कहाँ से पास करेगा, फ्रॉम दिस x एक्सिस। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो भी इस x एक्सिस के अबाउट हमें ऑब्टेन हो जाए। उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, हमें सिंपली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी होगी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CXX के इक्वल हो जाएगा, which is equal to 19.4 mm। तो अब हम IXX डैश कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो बोलती है IXX प्लस A। यहाँ पे सिंगल एंगल का ग्रॉस एरिया है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज CXX, उसका स्क्वायर। और क्योंकि हम दो एंगल्स यूज कर रहे हैं और दोनों एंगल्स का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू 2। सो ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज I obtain IXX dash is equal to 134.26 into 10 to the power 4 mm to the power 4। तो ये हमारे पास IXX की वैल्यू आ गई। अब हम सिंपली RXX dash कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू IXX dash अपॉन A dash। A dash क्या है, दोनों एंगल्स का ग्रॉस एरिया कंबाइंड। So RXX is equal to 28.8 mm। तो RXX dash हमारे पास आ गया है। अब हम Y एक्सिस के अबाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। अगर हम YY डायरेक्शन की बात करें तो दोनों ही एंगल्स के लिए जो डिस्टेंस है CG का वो CYY है और दोनों एंगल्स के लिए सेम एक्सिस से देयर रिस्पेक्टिव CG पासेस। तो हमें सिंपली IYY डैश कैलकुलेट करने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IYY। क्योंकि दो एंगल है और सेम ही एक्सिस से पास कर रहे हैं तो हमने सिर्फ इसको डबल करना है ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। तो IYY dash will be equal to 2 into IYY, which is equal to 36.8 into 10 to the power 4, which is equal to 73.6 into 10 to the power 4 mm to the power 4। अब RYY dash हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें सिंपली IYY dash अपॉन A dash स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ सो आई ऑब्टेन 21.4 mm। तो हमारे पास अब RXX डैश भी है और RYY डैश भी अवेलेबल है। हम देख सकते हैं कि इसमें मिनिमम वैल्यू किसकी है, RYY डैश की। तो हम इस वैल्यू को यूज करेंगे एज आर मिनिमम।
अब सिंस मेरा R मिनिमम 21.4 mm आ गया है तो मैं KL/R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे R क्या चाहिए होता था, R मिनिमम। उसके लिए मुझे पहले KL दैट इज इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना होगा, और हमें पता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट के लिए हम वैल्यू यूज करते हैं 0.85। सो 0.85 into 3000 दैट इज the length of the center to center length of the strut is equal to 2550 mm। तो मैं अब KL/R minimum की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, which is equal to 119.16। अब ये जो KL/R की वैल्यू आई है, इसे हम चेक करेंगे कि ये लेस देन 180 है कि नहीं। अगर ये लेस देन 180 नहीं है तो हमें रीडिजाइन करना होगा। सिंस ये लेस देन 180 है तो ये सेफ है। अगेन सिंप्लिसिटी के लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि KL/R मिनिमम जो है उसे मैं अप्रोक्सीमेटली 120 ले सकती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि कितना डिफरेंस आता है अगर हम ये अप्रोक्सीमेशन ले क्वेश्चन मतलब एग्जाम पर्पस से। तो KL/R मिनिमम 120 है और F/250 है, तो हमारे पास FCD की वैल्यू आएगी इक्वल टू 83.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और अगर हम इंटरपोलेट करते हैं तो लैम्डा 1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 110 और लैम्डा 2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 120 के इक्वल हो जाएगी। फिर हमारे पास FCD1 विल बी इक्वल टू 94.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर और FCD2 की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 83.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इंटरपोलेशन करें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है λ2 माइनस λ1 अपॉन λ2 माइनस λ इज इक्वल टू FCD2 माइनस FCD1 अपॉन FCD2 माइनस FCD। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं FCD के लिए सॉल्व कर सकती हूँ और FCD की वैल्यू आएगी इक्वल टू 84.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे जो हमने, क्योंकि हमारी वैल्यू 120 के बहुत करीब थी, तो हमने अज्यूम कर लिया कि KL/R 120 के इक्वल है और FCD की वैल्यू कितनी आ गई, 83.7। दोनों वैल्यूज में बहुत स्लाइट डिफरेंस है। ये मेथड आप यूज कर सकते हैं सिर्फ जब आपको टाइम सेव करना है, बट फील्ड में जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो करेक्ट मेथड कौन सा है, इंटरपोलेशन वाला मेथड ही करेक्ट है। हाउएवर वैल्यूज में सिर्फ 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। अब हम सिंपली क्लॉज 7.1.2 यूज करके PD की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू AE इंटू FCD। AE इज इक्वल टू 1612 और हमारे पास FCD की वैल्यू है 84.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो PD की वैल्यू कैलकुलेट होके आती है 136.4 किलो न्यूटन। This value is greater than 135 किलो न्यूटन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंस है दोनों वैल्यूज में वो सिर्फ 1.4 किलो न्यूटन का है। तो ये सेक्शन सेफ भी है और साथ में ये सेक्शन इकोनॉमिकल भी है। सो इसके हेल्प से मैं आपको समझाना चाहती थी कि इकोनॉमिकल सेक्शन क्या होता है। जब दोनों की वैल्यूज, जो आपकी PD है और PU की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होती है, तो उस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शन। और फील्ड में हम चाहते हैं कि हमारा सेक्शन सेफ भी हो और इकोनॉमिकल भी हो। Hence, we can provide two ISA 70/70/6 angles on same side of the gusset plate. अब हमने इस क्वेश्चन में देखा कि अगर आप ऑपोजिट साइड ऑफ द गसेट प्लेट पे एंगल प्लेस करते हैं और या फिर आप सेम साइड ऑफ गसेट प्लेट पे एंगल प्लेस करते हैं तो डिजाइन कैलकुलेशंस में कोई डिफरेंस नहीं है। इस केस में हमने डिफरेंट एंगल्स यूज करे थे। ISA 65/65/8 फॉर ऑपोजिट साइड ऑफ गसेट प्लेट, तो हमारे पास PD डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू आई थी 145 किलो न्यूटन। और अगर हम सेम साइड पे ISA 70/70/6 mm प्लेस करते हैं तो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ आती है इक्वल टू 136.4 किलो न्यूटन। यहाँ पे क्योंकि हमने डिफरेंट एंगल सेक्शन यूज करे थे इसलिए हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं वो डिफरेंट आई हैं। बट इन प्रैक्टिस क्योंकि प्रोसीजर में हमने कोई चेंज नहीं किया है दोनों की कैलकुलेशंस में,
तो अगर आप सेम एंगल यूज करते, यहाँ पे भी 70/70/6 mm और यहाँ पे भी 70/70/6 mm, तो आपके पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो सेम आनी थी. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कंप्रेशन मेंबर्स में पोजीशन या ओरिएंटेशन ऑफ एंगल्स ऑन with respect to the gusset plate does not make a difference in the design strength calculation. So आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये PD की वैल्यू 136.4 किलो न्यूटन आएगी अगर आप ISA 70/70/6 अज्यूम करें इस पर्टिकुलर केस के लिए. So हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं. सबसे पहला है the orientation of angles with respect to gusset plate does not make a difference in the design calculation and value of design strength. ये हमने देखा था, ओरिएंटेशन से फर्क नहीं पड़ रहा है अगर आपने सेम एंगल यूज करा है. डिजाइन ना कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस आएगा और ना ही आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ में कोई डिफरेंस आएगा. सेकेंड पॉइंट है कि जब हमने सिंगल एंगल स्ट्रट डिजाइन किए थे तो हमें एंड कनेक्शन मतलब कि बोल्ट्स भी डिजाइन करने पड़े थे. तो वो क्यों करने पड़े थे हमें वहां पे? क्योंकि सिंगल एंगल स्ट्रट में हमें K1, K2 और K3 की वैल्यू चाहिए ताकि हम इक्विवेलेंट स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट कर सकें क्लॉज 7.5.1.2 यूज करके. पर डबल एंगल स्ट्रट में या फिर आप कॉलम सेक्शन, अगर आई सेक्शन की बात करें, उसके डिजाइन में हम क्लॉज 7.1.2.1 यूज करते हैं जहां पे हमें K1, K2 और K3 की वैल्यू रिक्वायर्ड नहीं होती है. तो यहाँ पे हमें बोल्ट्स को डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कि सिंगल एंगल स्ट्रट में जरूरत पड़ी थी. हाउएवर फील्ड में आपको एंड कनेक्शंस दोनों ही केसेस के लिए डिजाइन करने होंगे तभी आप कनेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे. पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल एंगल स्ट्रट में आपको एंड कनेक्शंस डिजाइन करने होंगे और डबल एंगल स्ट्रट में एंड कनेक्शन डिजाइन नहीं करने की जरूरत क्योंकि आप डिफरेंट क्लॉजेस यूज कर रहे हैं दोनों के डिजाइन के लिए. So in this lecture, we covered a numerical problem based on design of double angle strut. I hope this lecture was useful to you. Thank you and stay tuned for more.